द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम जिस कहानी पर बात कर रहे हैं वो 1946 की है। ये एक इंजीनियर के बारे में है जिसे एक पुरानी सी किताब मिलती है जो उसे कंपन या कहिए कि वाइब्रेशन की कला सिखाती है। कहानी इस बारे में है कि कैसे वो इस ज्ञान का इस्तेमाल करके न सिर्फ अपने अंदर बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बदल देता है। और बिल्कुल यहीं से हमारी आज की चर्चा का सवाल उठता है, क्या ये कहानी सच में किसी वैज्ञानिक तरीके के बारे में है जिससे चेतना और असलियत को बदला जा सकता है, या फिर ये सिर्फ एक बहुत ही गहरा रूपक है जो मनोवैज्ञानिक बदलाव और जिसे हम कहते हैं आत्मखोज की यात्रा को दिखाता है? मेरा पक्ष ये है कि कहानी को उसकी कही बात पर ही लेना चाहिए। ये एक प्रैक्टिकल तकनीकी गाइड है, एक भूला हुआ विज्ञान जिसे दोहराया जा सकता है। और मैं इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूँ। मेरा मानना है कि ये कहानी असल में इंसानी मनोविज्ञान और हमारे अंदरूनी विकास की यात्रा का एक शानदार, यूं कहिए प्रतीकात्मक चित्र है। देखिए, मेरे हिसाब से ये कहानी एक आध्यात्मिक विज्ञान की पूरी रूपरेखा देती है। इसे महज एक प्रेरणादायक कहानी कहकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कहानी में बार बार इंजीनियरिंग और विज्ञान की भाषा का इस्तेमाल होता है। शब्द जैसे तकनीक, विधि, दोहराने योग्य, यहाँ तक कि रीढ़ की हड्डी को अनंत तक जाने वाला हाईवे कहा गया है। ये सब यूं ही नहीं है। कहानी का जो मुख्य किरदार है वो खुद एक इंजीनियर है जो तर्क और सिस्टम से सोचने का आदी है, और वो इस पूरी प्रक्रिया को एक तरह से एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह देखता है। इसमें साफ साफ तकनीकें बताई गई हैं। सीधी रीढ़ के साथ बैठना, भौं के बीच एक खास बिंदु पर ध्यान लगाना और एक लय में सांस लेना, और इसके जो नतीजे हैं वो सिर्फ अच्छी भावनाएं नहीं हैं बल्कि ठोस शारीरिक अनुभव हैं। खोपड़ी के निचले हिस्से में झुनझुनी होना, रीढ़ में गर्म पारे जैसी किसी चीज का ऊपर चढ़ना और आंखों के पीछे एक तेज सफेद रोशनी का फटना, ये सब एक असली कारण और प्रभाव वाले विज्ञान की तरफ इशारा करता है, किसी धुंधले दर्शन की तरफ नहीं। चालाक साहित्यिक तरीके के तौर पर देखता हूं। मेरे ख्याल में ये जो वैज्ञानिक भाषा है ये एक रूपक है। इसका मकसद आध्यात्मिक विचारों को, आप सोचिए, 1940 के दशक के एक तर्कवादी आधुनिक दिमाग के लिए समझना आसान बनाना था। एक ऐसा दिमाग जो इंजीनियरिंग, तरक्की और विज्ञान में यकीन रखता हो। सफलता की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना, ये असल में एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक टूल है। ये वैसा ही है जैसा आज हम कहते हैं एक्ट एज इफ, यानी वैसा बर्ताव करो जैसा तुम बनना चाहते हो। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी सोच बदलती है, आपका व्यवहार बदलता है और नतीजतन आपके नतीजे बदलते हैं। ये कोई रहस्यमयी ऊर्जा की ट्यूनिंग नहीं है। और जहां तक उस पुल के नए डिजाइन की बात है जिसे कहानी में चक्र प्रणाली की शारीरिक रचना का नतीजा बताया गया है, वो असल में उस गहरी मनोवैज्ञानिक अवस्था का एक काव्यात्मक वर्णन है जिसे आज हम फ्लो स्टेट कहते हैं। रचनात्मकता की वो चरम अवस्था जहां विचार सहजता से बहते हैं। ये कहानी बाहरी दुनिया को बदलने का कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि अपने मन और अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करने का एक मनोवैज्ञानिक सफर है। ठीक है, मैं आपकी रूपक वाली बात समझ रही हूँ, लेकिन कहानी में जो सबूत दिए गए हैं वो तो एक बहुत ही असली और भौतिक व्याख्या की ओर इशारा करते हैं। चलिए सोने की ही बात कर लेते हैं। कहानी साफ तौर पर कंपन को भौतिक नतीजों से जोड़ती है। अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने के ठीक बाद नायक को सड़क पर $5 का बिल मिलता है। उसे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जो उसकी माली हालत पूरी तरह बदल देता है। कहानी में सीधे सीधे लिखा है, कंपन बदलो और सोना प्रकट होगा। ये अंदर की अवस्था और बाहर की दौलत के बीच एक सीधा कारण और प्रभाव का रिश्ता दिखाता है। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, ये भौतिक दुनिया को सचमुच बदलने के बारे में है। असली सबक, असली निचोड़ तो ये है कि सोना पैसा नहीं है। सोना तो वास्तविकता का ताना बाना है। असली सोना बाहरी दौलत नहीं बल्कि अंदर की समझ और बोध है। जो पैसा और कॉन्ट्रैक्ट उसे मिले वो उसकी बदली हुई मनोवैज्ञानिक स्थिति के स्वाभाविक नतीजे थे। उसका नया आत्मविश्वास, उसकी सोच की स्पष्टता, उसकी रचनात्मकता। वो एक बेहतर, ज्यादा केंद्रित इंजीनियर बन गया था, इसीलिए उसे बेहतर काम मिला। ये मनोविज्ञान है, कोई जादू नहीं। मैं मानती हूँ कि $10 लाख वाली घटना आपके तर्क को मजबूत करती है, लेकिन वो असफलता अहंकार की वजह से थी, तकनीक की वजह से नहीं। लेकिन चलिए इस बहस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं।
अगर ये सिर्फ मनोविज्ञान है तो फिर उस शिक्षक और उसकी सिखाई गई तकनीक को आप कैसे समझाएंगी? ये कोई आम थेरेपी सेशन नहीं है। बेसमेंट में जो गुरु मिलता है वो इसे एक विज्ञान की क्लास की तरह पढ़ाता है। वो कहता है हम चट्टानों को डायनामाइट से उड़ाने जा रहे हैं। वो एक खास सांस लेने की तकनीक सिखाता है जिससे एक असली शारीरिक सनसनी होती है, वही गर्म पारा, और फिर प्रकाश का एक वास्तविक विस्फोट होता है। इसे एक दोहराने योग्य शारीरिक प्रक्रिया के रूप में दिखाया गया है। यहाँ तक कि कहानी के अंत में मृत्यु को भी एक नियंत्रित विध्वंस और एक इंजीनियरिंग का कमाल कहा गया है। ये सब एक ठोस भौतिक विज्ञान की तरफ इशारा करता है, न कि सिर्फ भावनाओं या विचारों की दुनिया की ओर। लेकिन क्या ये भाषा असल में अनुभव की तीव्रता को समझाने का एक तरीका नहीं है? मेरे हिसाब से ये एक शक्तिशाली निर्देशित ध्यान या आध्यात्मिक कोचिंग की भाषा है। डायनामाइट, इसका मतलब साफ तौर पर मानसिक और भावनात्मक रुकावटों को तोड़ना है। गर्म पारा और सफेद रोशनी ये गहरे ध्यान में होने वाले एक बहुत ही निजी, व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन है। कुछ आध्यात्मिक परंपराओं में ऐसे कुंडलिनी जागरण भी कहा जाता है, जहां माना जाता है कि रीढ़ की हड्डी के बेस पर मौजूद ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, जिससे इंसान को गहरा बोध और चेतना का विस्तार महसूस होता है। ये एक जबरदस्त अंदरूनी अनुभव है, पर यह कोई वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक घटना नहीं है जिसे आप किसी लैब में माप सकें या हर बार एक ही तरह से दोहरा सकें। हर इंसान का अनुभव अलग होगा। इसे इंजीनियरिंग कहना उस इंजीनियर के लिए इसे समझने लायक बनाता है जो दुनिया को इसी नजरिए से देखता है, लेकिन ये इसे शाब्दिक विज्ञान नहीं बना देता। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये सब उसके दिमाग के अंदर हो रहा है, एक व्यक्तिपरक अनुभव। लेकिन फिर दूसरों पर पड़ने वाले असर के बारे में क्या? कहानी में साफ उदाहरण है जहां नायक का कंपन सीधे दूसरों को प्रभावित करता है। बस में एक रोता हुआ बच्चा उसके पास आते ही चुप होकर सो जाता है। लोग बिना किसी वजह के उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं, उन्हें बस उसके पास अच्छा महसूस होता है। और सबसे बड़ी बात, एक छात्र ब्लूप्रिंट के गणित के अंदर चेतना को महसूस करता है। इसे ऊर्जा के एक प्रसारण की तरह बताया गया है, न कि सिर्फ आत्मविश्वास भरी बॉडी लैंग्वेज के तौर पर। ये एक तरह का फील्ड इफेक्ट है जो उससे निकलकर दूसरों तक पहुंच रहा है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, पर मुझे लगता है कि इन सभी घटनाओं की एक बहुत ही ठोस मनोवैज्ञानिक व्याख्या मौजूद है। ये सभी चीजें, जिसे हम प्रेजेंस या मौजूदगी और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, उसकी शक्ति के बेहतरीन उदाहरण हैं। एक शांत, केंद्रित और स्थिर व्यक्ति का दूसरों पर शांत असर पड़ता है। ये एक जानी मानी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो मिरर न्यूरॉन से जुड़ी है। मिरर न्यूरॉन्स हमारे दिमाग की वो कोशिकाएं हैं जो हमें दूसरों के कार्यों और भावनाओं को अनजाने में महसूस करने और नकल करने पर मजबूर करती हैं। इसे इमोशनल कंटेजियन या भावनात्मक संक्रमण भी कहते हैं, जहां एक व्यक्ति की भावनाएं दूसरे में फैल सकती हैं। जैसे एक शांत इंसान पूरे कमरे को शांत कर सकता है। क्या आपने कभी एक शांत मां को अपने रोते बच्चे को चुप कराते नहीं देखा? क्या वो भी कोई रहस्यमयी कंपन भेज रही है, या ये सिर्फ इंसानी जुड़ाव और मनोविज्ञान का एक शक्तिशाली उदाहरण है? बच्चे वाली बात तो ठीक है, लेकिन उस छात्र का क्या जिसने ब्लूप्रिंट में चेतना महसूस की? वो तो एक निर्जीव कागज था। बिल्कुल, और यही को बात है। छात्र को जो महसूस हुआ वो एक बेहद सुंदर, सरल और प्रेरित डिजाइन की शक्ति थी। ये एक बौद्धिक और कलात्मक प्रतिक्रिया थी। जब कोई चीज परफेक्शन के बहुत करीब होती है, चाहे वो संगीत हो, कला हो या इंजीनियरिंग का कोई डिजाइन, तो उसे देखने वाले को एक गहरा अनुभव होता है। छात्र ने उस डिजाइन के पीछे की प्रतिभा, उसकी स्पष्टता और उसकी बुद्धिमत्ता को महसूस किया और उसे अपनी नई मिली आध्यात्मिक समझ के संदर्भ में चेतना का नाम दे दिया। ये गहन मनोवैज्ञानिक प्रभाव का मामला है, न कि किसी शाब्दिक ऊर्जा क्षेत्र का जो कागज से निकलकर उस तक पहुंच रहा हो। लोग स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास और प्रामाणिकता की ओर आकर्षित होते हैं। नायक का बदला हुआ व्यक्तित्व ही उसकी असली शक्ति थी। तो कुल मिलाकर मेरा पक्ष यही है कि कहानी को उसके लिखे हुए शब्दों के आधार पर ही समझा जाना चाहिए। ये कंपन के एक भूले हुए विज्ञान की निर्देश पुस्तिका है। इंजीनियरिंग के रूपक, बताई गए खास तकनीकें और बाहरी दुनिया पर दिखने वाले असर, ये सभी एक ऐसी प्रक्रिया की ओर इशारा करते हैं जिसे चेतना और भौतिक दुनिया दोनों को बदलने के लिए सीखा और दोहराया जा सकता है। ये एक रूपक से कहीं ज्यादा है, ये एक मैनुअल है।
और मेरा निष्कर्ष ये है कि ये कहानी आत्मनिपुणता की यात्रा का एक बहुत ही परिष्कृत और गहरा रूपक है। इसकी असली ताकत विज्ञान की भाषा का इस्तेमाल करके गहरी मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं जैसे ध्यान, फ्लो, करुणा और उपस्थिति का वर्णन करने में है। असली सोना अपनी खुद की क्षमता को पहचानना है और बताई गई तकनीकें उस क्षमता को उजागर करने के शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तरीके हैं, जो पहले अंदरूनी बदलाव लाते हैं और फिर वही बदलाव बाहरी दुनिया में स्वाभाविक रूप से दिखाई देने लगते हैं। चाहे ये एक शाब्दिक विज्ञान हो या एक मनोवैज्ञानिक नक्शा, ये तो साफ है कि ये कहानी आत्म अन्वेषण के लिए एक बहुत गहरा ढांचा देती है। ये हमें अपने अंदर झांकने और उस शक्ति पर विचार करने के लिए मजबूर करती है जो शायद हम सबके पास है। बिल्कुल। और शायद असली सवाल ये नहीं है कि कौन सी व्याख्या सही है। असली काम ये सोचना है कि कौन सी व्याख्या आपके लिए ज्यादा मायने रखती है, जैसा कि कहानी खुद अंत में पाठक से सीधे बात करके इशारा करती है। शायद असली काम कहानी को समझना नहीं, बल्कि खुद को समझना है।